वेलकम टू द डिबेट। बचपन में ना, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा हम ट्रेनिंग व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो छोटे वाले पहिए। एग्जैक्टली ये ट्रेनिंग व्हील्स हमें एक सेफ जोन देते हैं। मतलब हमें पता होता है कि हम गिरेंगे नहीं, हमें कोई गंभीर चोट नहीं लगेगी, और इसी निडरता के साथ हम धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और काफी लॉजिकल है। ये एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जहां रिस्क देखा जाए तो लगभग जीरो होता है। सीखने वाला बिना किसी डर के अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो साइकिल एक हॉस्पिटल का सर्जिकल टेबल बन जाए, जहां किसी असली इंसान की जान दांव पर लगी है। हाँ, वो तो बहुत अलग सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल। या फिर वो साइकिल कोई ऑटोनॉमस व्हीकल यानी सेल्फ ड्राइविंग कार बन जाए, जो किसी शहर की भारी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रही है। अचानक वो ट्रेनिंग व्हील्स वाली सेफ्टी और जो क्लैरिटी थी वो धुंधली हो जाती है। आज की हमारी चर्चा का केंद्र यही है, सिम्युलेशन। चाहे वो मेडिकल ट्रेनिंग हो या फिर ऑटोनॉमस व्हीकल्स का डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और द डिबेट में आज हमारा मुख्य सवाल ये है कि क्या ये सिमुलेटेड एनवायरनमेंट वाकई हमें रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी और उन भारी मॉरल डिसीजंस के लिए पूरी तरह तैयार कर सकते हैं, या फिर इनकी ये जो आर्टिफिशियल बनावट है वो हमारे अंदर बस एक झूठा कॉन्फिडेंस पैदा करती है। आज का हमारा ये डिस्कशन मेडिकल एजुकेशन में सिम्युलेशन, डिजिटल ट्विन और एम्यूलेशन की टेक्नोलॉजी और सिम्युलेशन मॉडल्स के वैलिडेशन पर आधारित एकेडमिक रिसर्च से जुड़ा है। जहां तक मेरे स्टैंड का सवाल है, मैं ये मानती हूं कि सिम्युलेशन सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, ये एक एथिकल इम्पेरेटिव है। मतलब एक नैतिक अनिवार्यता है जो रियल वर्ल्ड में हमारी सेफ्टी इंश्योर करता है। अच्छा, और मैं इस चर्चा में ये पर्सपेक्टिव रखूंगा कि सिम्युलेशन में जो एक इनहेरेंट आर्टिफिशियल फील है, जहां रियल रिस्क एकदम गायब होता है, वो चीज इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को काफी लिमिटेड कर देती है, खास तौर पर तब जब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो या एथिकल डिसीजन से जुड़ी हो। तो चलिए इस टॉपिक की गहराइयों में चलते हैं। मैं अपनी बात मेडिकल फील्ड के एक बहुत ही सीरियस डेटा से शुरू करना चाहूंगी। अगर हम रिसर्च पर नजर डालें तो सिर्फ मेडिकल एरर्स या मानवीय गलतियों की वजह से हर साल लगभग 98,000 मौतें होती हैं। वेट, 98,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अब सोचिए, हम किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाकर सीधा किसी असली मरीज का ऑपरेशन करने तो नहीं भेज सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो क्रिमिनल होगा। एग्जैक्टली। किताबों से हमें थ्योरी मिलती है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड का नो हाउ है, जो प्रैक्टिकल स्किल है, वो सिर्फ अपने हाथों से करने से आता है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, और मेरा मानना है कि सिमुलेशन इस खाई को पाटने का सबसे सुरक्षित पुल है। मैं समझ रहा हूं कि आप सेफ्टी को इतना महत्व क्यों दे रही हैं। हाँ, क्योंकि सिमुलेशन छात्रों को एक ऐसा सेफ जोन देता है जहां वो हार्वे जैसे एडवांस्ड मैनुकिन, मतलब जो पुतले होते हैं, उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हार्वे कोई साधारण पुतला नहीं है, उसमें दिल की धड़कन है, पल्स है, फेफड़ों की आवाज है। छात्र उस पर गलतियां कर सकते हैं बिना किसी असली इंसान की जान खतरे में डाले। और इसी लॉजिक को अगर हम इंजीनियरिंग में देखें, ऑटोनॉमस व्हीकल्स पर, तो डेटा कहता है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार को पूरी तरह सेफ डिक्लेयर करने के लिए हमें उसे करीब 8.8 बिलियन मील तक टेस्ट करना होगा। 8 बिलियन? मतलब जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 8.8 बिलियन मील ड्राइव करने का मतलब है कि आपको एक कार को 2400 घंटे हजारों सालों तक चलाना होगा। लेकिन सिमुलेशन के जरिए हम कंप्यूटर में एक साथ लाखों गाड़ियां चला सकते हैं। हम कोड वैलिडेशन की कॉस्ट को 40% तक कम कर देते हैं। मेरे नजरिए में ये टेक्नोलॉजी हमें बिना किसी नुकसान के परफेक्शन की तरफ ले जाती है। देखिए, मैं आपके इस पॉइंट से पूरी तरह डिसएग्री नहीं करूंगा कि टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के लिए सिमुलेशन एक बेहतरीन टूल है। मतलब एक सर्जन को यह सिखाना कि कट कैसे लगाना है, या एक कार के सॉफ्टवेयर को यह सिखाना कि लाल बत्ती दिखने पर ब्रेक लगाना है, इन चीजों के लिए परफेक्ट है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ये रियल वर्ल्ड के केओस या अराजकता की पूरी तरह नकल कर सकता है।
जिस सोर्स मटेरियल को हम एनालाइज कर रहे हैं वो खुद इस बात को मानता है कि यह अभी भी अननोन है कि क्या छात्र वाकई सिमुलेशन से सीखे गए एथिकल लेसन्स को असल जिंदगी के स्ट्रेस में अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो अप्लाई नहीं कर पाते? क्योंकि जब सिमुलेशन लैब में कोई मैनेक्विन मरता है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जरूर होता है। उन्हें पता होता है कि फैकल्टी उन्हें देख रही है, उन्हें ग्रेड्स मिलेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत पर आइए। अच्छा। अला है तो वो जो निडरता आपने ट्रेनिंग व्हील्स में बताई थी ना, हाँ, सेफ जोन वाली। एग्जैक्टली वो मेडिकल इमरजेंसी में एक झूठा कॉन्फिडेंस बन जाती है। असली इमरजेंसी रूम में जब खून बह रहा हो, परिवार वाले रो रहे हों, तब ये कॉन्फिडेंस ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। मैं देख सकती हूँ कि आप इसे किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहूंगी। जरा एविएशन इंडस्ट्री के फ्लाइट सिमुलेटर्स के बारे में सोचिए। फ्लाइट सिमुलेटर्स, ठीक है। जब कोई पायलट सिमुलेटर के अंदर मान लीजिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन फेल होने का अभ्यास करता है, तो क्या उसे असली मौत का डर होता है? नहीं, उसे भी पता है कि वो जमीन पर एक सुरक्षित कमरे में बैठा है। बिल्कुल, उसका रिस्क जीरो है वहां पर। लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग काम करती है। क्यों? क्योंकि सिम्युलेटर में बार बार प्रैक्टिस करने से, जिसे हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं, उसके अंदर एक मसल मेमोरी बन जाती है। उसका कॉग्निटिव एडेप्टेशन हो जाता है। जब असल में इंजन फेल होता है तो पायलट का दिमाग डर से सुन नहीं होता। उसके हाथ अपने आप सही बटन्स पर चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस उसके सबकॉन्शियस में बैठ चुका है। तो क्या मेडिकल फील्ड में भी यही साइंस काम नहीं कर रही? हम सिमुलेशन इसलिए नहीं करते कि डॉक्टर ट्रॉमा महसूस करे, हम इसलिए करते हैं ताकि उसका कॉग्निटिव लोड कम हो जाए, ताकि जब असली इमरजेंसी आए तो वो पैनिक करने के बजाय क्लियर सोच सके। वो एक बहुत ही शानदार आर्ग्यूमेंट है, मैं मानूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ मशीन और इंसान के बीच के फर्क को इग्नोर कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए, पायलट का जो आपने उदाहरण दिया वो पूरी तरह से टेक्निकल स्किल और रिफ्लेक्स एक्शन पर आधारित है। इंजन फेल हुआ तो एक सेट प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करना है, 1 2 3 और इंजन रीस्टार्ट। लेकिन जब हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मेडिकल डिसीजंस मैकेनिकल नहीं होते। मेरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए किसी पेशेंट की एंड ऑफ लाइफ केयर चल रही है। एक डॉक्टर को किसी परिवार को जाकर यह बताना है कि हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। आप इस एम्पैथी को, इस दर्द को किसी एल्गोरिदम में कैसे कोड करेंगे? हाँ, एम्पैथी, हाँ, वो तो है। हार्वे जैसे सिमुलेटर फेफड़ों की आवाज तो निकाल सकता है, लेकिन वो उस कमरे के भारीपन और उस मॉरल डिलेमा को सिमुलेट नहीं कर सकता। सिमुलेशन आपको ये तो रटा सकता है कि क्या करना है, लेकिन एक इंसान के तौर पर दूसरे इंसान से कैसे जुड़ना है, ये आप एक प्लास्टिक के पुतले से बात करके नहीं सीख सकते। ये एक बहुत ही वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि हम ह्यूमन इमोशंस और एम्पैथी को कोड नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि सिमुलेशन का सबसे पावरफुल इस्तेमाल वहां होता है जहां इमोशंस बीच में नहीं आते, यानी मशीनरी और टेक्नोलॉजी में। चलिए वापस ऑटोनोमस व्हीकल्स पर चलते हैं। श्योर। इंसानों के उलट सेल्फ ड्राइविंग कार्स पूरी तरह से लॉजिक और एल्गोरिदम पर चलती हैं। सही कहा, वहां कोई इमोशनल बैगेज नहीं है, कोई डर नहीं है। एग्जैक्टली। और यहीं पर सिमुलेशन अपनी पूरी ताकत दिखाता है। जैसा हमने डिस्कस किया कि 8.8 बिलियन माइल ड्राइव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन कंटिन्यूअस सिमुलेशन और हाई फिडेलिटी मॉडल्स के जरिए हम कंप्यूटर के अंदर लाखों ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जो रियल लाइफ में बहुत रेयर हैं। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी 80 की स्पीड पर है, अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, ब्लैक आइस की वजह से टायर स्लिप कर रहे हैं और सामने से एक बच्चा भागता हुआ आ जाए। इस सिचुएशन को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करना ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि क्रिमिनल होगा। बिल्कुल। तो सिमुलेशन हमें परफेक्ट फिजिक्स और बैकग्राउंड डेटा के साथ इन एक्सट्रीम केसेस को टेस्ट करने की आज़ादी देता है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज का टेस्ट नहीं है, ये सिस्टम को बुलेट प्रूफ बनाने का तरीका है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें यहाँ एक टेक्निकल डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। हम बार बार सिमुलेशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेक की दुनिया में सिमुलेशन, डिजिटल ट्विन और एम्यूलेशन, ये तीनों बहुत अलग चीजें हैं, और हमारा सोर्स मटेरियल भी इस अंतर को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। तो आप इन तीनों को कैसे अलग करते हैं? क्योंकि आम बातचीत में तो मतलब ये एक ही लगते हैं। देखिए, जो बेसिक कैड सिमुलेशन होता है, CAD, वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल होता है। वो सिर्फ उन पॉसिबल पैरामीटर्स को टेस्ट कर सकता है जो प्रोग्रामर ने कोड किए हैं। अगर प्रोग्रामर ने ये सोचा ही नहीं कि ब्लैक आइस पर गाड़ी कैसे स्लिप करेगी, तो सिमुलेशन उस डेटा को प्रोसेस ही नहीं करेगा,
ये एक क्लोज लूप है। ओके, समझ गई। और डिजिटल ट्विन? डिजिटल ट्विन एक स्टेप आगे है। ये सिर्फ एक 3D मॉडल नहीं है, ये रियल टाइम IoT डेटा का इस्तेमाल करता है। मतलब जो असली कार सड़क पर चल रही है, उसके सेंसर से लाइव डेटा सीधे कंप्यूटर के मॉडल में फीड होता है। ये थ्योरी नहीं, एक्चुअल डेटा है। और एम्यूलेशन इससे भी एक कदम और आगे है। एम्यूलेशन सीधे मशीन के दिमाग से बात करता है, जिसे हम PLC कहते हैं। जरा PLC को थोड़ा और सिंपल टर्म्स में समझाइए। श्योर। PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसे आप एक इंडस्ट्रियल रोबोट या फैक्ट्री मशीन का असली दिमाग मान सकती हैं, जो एक्चुअल हार्डवेयर को कमांड देता है कि कब रुकना है, कब चलना है। और जब हम एम्यूलेशन करते हैं तो हम कंप्यूटर मॉडल को सीधे इस असली दिमाग से जोड़ देते हैं। अच्छा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ऑटोनॉमस व्हीकल कंपनीज सिर्फ बेसिक स्टैटिक सिमुलेशन पर रिलाई कर रही हैं। अगर आपका मॉडल स्टैटिक है तो आप सिर्फ वही गलतियां पकड़ेंगे जिनकी आपने पहले से भविष्यवाणी की थी। मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ। रियल वर्ल्ड की सड़कों पे ऐसा केओस होता है जिसकी कोई इंसान प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। अगर मॉडल रियल टाइम डेटा से कनेक्टेड नहीं है तो आपकी सारी टेस्टिंग बस एक इल्यूजन है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरह से देखती हूँ। आप सिमुलेशन को एक पुरानी टेक्स्ट बुक या किसी 90 के दशक के वीडियो गेम की तरह मान रहे हैं, मतलब जिसमें जो एक बार कोड लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर हो गया। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस तो हैं। लिमिटेशंस हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में हम ह्यूमन इन द लूप मॉडल्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के सिमुलेशंस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। क्या सिमुलेशन और डिजिटल ट्विन को एक दूसरे का विरोधी मानना सही है? विरोधी नहीं। मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही डेवलपमेंट प्रोसेस के दो हिस्से हैं। कैसे? आप इसे कैसे कनेक्ट करती हैं? देखिए, सिमुलेशन एक बेसलाइन या फाउंडेशन तैयार करता है। जब कार सड़क पर उतरी ही नहीं है तो डिजिटल ट्विन के लिए रियल टाइम डेटा कहाँ से आएगा? वो तो है, बेसलाइन चाहिए। पहले आपको सिमुलेशन के जरिए एक सेफ और फंक्शनल मॉडल बनाना होगा। जब वो मॉडल तैयार हो जाता है तब आप उसे सड़क पर उतारते हैं और फिर डिजिटल ट्विन का लाइव डेटा उस सिमुलेशन को और बेहतर बनाता है। ये एक फीडबैक लूप है। हम एक से शुरू करके ही दूसरे तक पहुंच सकते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वे एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। बेसलाइन तो आपको बनानी ही पड़ेगी, लेकिन असली विवाद तब शुरू होता है जब हम इस बेसलाइन को वैलिडेट करने की बात करते हैं। वैलिडेशन से आपका मतलब है ये चेक करना कि हमारा मॉडल रियल वर्ल्ड के लिए रेडी है या नहीं? एग्जैक्टली। अब मान लीजिए कि कोई भी मॉडल रियलिटी को 100% रेप्लिकेट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ अननोन वेरिएबल्स हमेशा छूट जाएंगे। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई सिमुलेशन वाकई इस्तेमाल के लिए वैलिड है? यहाँ मैं रिसर्चर रॉबर्ट सार्जेंट के काम का रेफरेंस देना चाहूंगा। उनका रिसर्च वैलिडेशन की कॉस्ट और कॉन्फिडेंस के बीच के रिश्ते को बहुत खूबी से समझाता है। उनका रिसर्च बेसिकली क्या कहता है? उनका रिसर्च ये प्रूव करता है कि किसी भी मॉडल को 100% वैलिडेट करना प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली इम्पॉसिबल है। इसे ग्राफ की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे जैसे आप अपने मॉडल के कॉन्फिडेंस लेवल को 100% की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे आपका टाइम और पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। अच्छा। एक पॉइंट के बाद ये कॉस्ट इन्फिनिटी यानी अनंत तक पहुंच जाती है। क्योंकि आप दुनिया की हर छोटी से छोटी डिटेल को मॉडल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम टेस्टिंग को बीच में ही रोक देते हैं। हम तब रुकते हैं जब हमें लगता है कि हमें सफिशिएंट कॉन्फिडेंस मिल गया है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो सफिशिएंट कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ एक एक्सेप्टेबल रेंज है। ये इस बात का सबूत है कि सिमुलेशन कभी भी हकीकत का 100% एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। हमेशा कुछ ऐसा होगा जो हमें नहीं पता, एक नोन अननोन। देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं इस कंक्लूजन से अग्री नहीं करती। सार्जेंट बिल्कुल सही है कि हम 100% सर्टेनिटी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन साइंस और इंजीनियरिंग में 100% सर्टेनिटी वैसे भी एक मिथ है। वो तो है। हम वैलिडेशन इसलिए नहीं करते कि हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ मिल जाए। हम वैलिडेशन इसलिए करते हैं ताकि हम एक्सेप्टेबल रिस्क को मैनेज कर सकें। लेकिन रिस्क तो फिर भी रहता है ना? रिस्क हर जगह है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई नई एरोप्लेन डिज़ाइन होती है तो उसे असली तूफानी आसमान में उड़ाने से पहले एक विंड टनल में टेस्ट किया जाता है। अब वो विंड टनल
आसमान की तरह 100% एक्यूरेट तो नहीं होती। हाँ, सही बात है। मतलब उसमें असली बिजली नहीं कड़कती, असली बादलों का मॉइस्चर नहीं होता। हाँ, वो सिर्फ एयर फ्लो को मेजर करती है। बिल्कुल। विंड टनल हमें 100% सर्टेनिटी नहीं देती कि प्लेन तूफान में क्रैश नहीं होगा, लेकिन वो हमें एक बेसलाइन फिजिक्स दे देती है। हमें पता चल जाता है कि प्लेन के विंग्स हवा का दबाव झेल सकते हैं या नहीं। इसी तरह मेडिकल फील्ड में हार्वे पुतला हो या ऑटोनॉमस कार्स का वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये सब हमारे मॉडर्न जमाने के विंड टनल्स हैं। जब सार्जेंट सफिशिएंट कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो वो कोई हार नहीं मान रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि यही वो फाउंडेशन है जिस पर सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस टिकी है। हम विंड टनल को इसलिए यूज नहीं करते कि वो परफेक्ट है, हम उसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये उस प्रोग्रेस तक पहुंचने का सबसे साइंटिफिक और सबसे एथिकल तरीका है। आपकी विंड टनल वाली एनालॉजी बहुत पावरफुल है, मैं मानूंगा। मैं एग्री करता हूं कि हमें एक बेसलाइन चाहिए, लेकिन मेरी असली चिंता इस बात को लेकर है कि इंडस्ट्री में लोग इस विंड टनल की सफलता को असली तूफान की गारंटी मान बैठते हैं। अच्छा, आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जब हम स्कोरिंग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब कोई सिस्टम किसी सिमुलेशन को 95% स्कोर देकर पास डिक्लेयर कर देता है, तो हम उस सब्जेक्टिविटी को छुपा देते हैं जो स्कोर को बनाने में यूज हुई थी। तो आप कह रहे हैं कि टेस्ट पास करने का मतलब ये नहीं कि सिस्टम रियल वर्ल्ड के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो टेस्ट हमने ही डिजाइन किया था अपनी समझ के हिसाब से। ये एक ऐसा कवर बन जाता है जो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमने सारे रिस्क कवर कर लिए हैं, लेकिन वाकई में आपने सिर्फ वही रिस्क कवर किए हैं जिन्हें आपने कंप्यूटर में फीड किया था। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जब वो सेल्फ ड्राइविंग कार सिमुलेशन लैब की दुनिया से बाहर निकलकर मुंबई या न्यूयॉर्क की असली बारिश में आती है, जहां एक इंसान अचानक सड़क पार कर रहा है, या जब वो मेडिकल स्टूडेंट पहली बार किसी असली इंसान की जान अपने हाथों से फिसलते हुए देखता है, तब उस एक्सेप्टेबल रिस्क का असली टेस्ट होता है। और मेरा मानना है कि वो टेस्ट अक्सर सिमुलेशन के डिजाइन किए हुए पैरामीटर से बहुत बहुत अलग होता है। हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, और अगर मैं सारे पॉइंट्स को समराइज करूं तो मेरे हिसाब से ये बहुत क्लियर है कि सिमुलेशन एक ऐसा टूल है जिसके बिना हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड की कल्पना नहीं कर सकते। वो तो है। चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में पेशेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करना हो, या ऑटोनॉमस व्हीकल्स को सेफ बनाने के लिए उन अरबों मीलों का वर्चुअल टेस्ट करना हो, ये हमें बिना कोई असली नुकसान उठाए अपनी गलतियों से सीखने का चांस देता है। कॉग्निटिव लोड को कम करके ये हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मास्टर करने की पावर देता है। और मेरी तरफ से कंक्लूजन यही रहेगा कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकारता कि स्किल्स बिल्ड करने और शुरुआती ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन से बेहतर कुछ नहीं है। ये प्रोसेस को सेफ भी बनाता है और अफोर्डेबल भी। बिल्कुल। लेकिन हमें हमेशा एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। सिमुलेशन के उस परफेक्ट गणित और कोड से भरे एनवायरनमेंट से निकलकर रियल वर्ल्ड के क्योस तक जाना एक बहुत बड़ी छलांग है, खासकर तब जब बात ह्यूमन इमोशंस और मॉरल चॉइसेस की हो। सिमुलेशन रियलिटी की कॉपी कर सकता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं पर हम दोनों एक कॉमन ग्राउंड पर आकर मिलते हैं कि सिमुलेशन एक बेहद पावरफुल और ज़रूरी टूल है, लेकिन इसके रियल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र होने की कुछ लिमिटेशंस हैं जिन पर हमें लगातार सवाल उठाते रहना चाहिए। बिल्कुल, सवाल पूछना बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर हम वापस उस साइकिल और ट्रेनिंग व्हील्स वाले मेटाफर पर जाएं, तो सवाल यही बचता है कि ट्रेनिंग व्हील्स हमें गिरने से तो बचाते हैं, लेकिन जब वो पहिए हटते हैं और हम असली उबड़-खाबड़ सड़क पर उतरते हैं, तो क्या हम उस झटके के लिए वाकई तैयार होते हैं, या हमने सिर्फ अपने गिरने के डर को थोड़ी देर के लिए टाल दिया था? बहुत ही सोचने वाला सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे फ्यूचर को शेप करता रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सोर्स मटेरियल में जो डेटा और केस स्टडीज दी गई हैं, उन्हें खुद पढ़ें और अपना कंक्लूजन खुद निकालें। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।